अवसर पर माननीय हरियाणा का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा, जो रोजगार विभाग के मंत्री भी हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री श्रीमान रतन लाल कटारिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी और जो लोकल विधायक भी यहाँ से, उनका यहाँ पहुँचने में स्वागत करता हूँ। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग के आदरणीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी का यहाँ पहुँचने में स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ श्रीमान अनूप धानक जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ हमारे रोजगार विभाग के अतिरिक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमान टीसी गुप्ता जी का यहाँ पहुँचने में स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ दोनों ही विभागों के तमाम यहाँ पे जो अधिकारी हैं, एमडी, एचएसडी, विभाग के फील्ड कर्मचारी भी आज यहाँ पे हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी आज यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, इस पे ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूँ। आज एक नई तरह की पहल की शुरुआत हो रही है। एक तो स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग जो पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग ने बनाई है, और उसके साथ साथ रोजगार पोर्टल का जो पब्लिक को लॉन्च कर रहे हैं, उसका एक किया जा रहा है। एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट है, नई तरह की सोच है कि किस तरह से जो हमारे यूथ हैं, युवा हैं, उनको हम स्किल्स दे सकें और रोज़गार इत्यादि दे सकें। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विश्व युवा कौशल दिवस है, तो ये भी एक विशेष अवसर है जिस पे इन दोनों विभाग यहाँ पर मिल के और इस चीज़ का आज यहाँ पे अनावरण कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हम देखें, पूरे भारतवर्ष में ही और पूरे विश्व में जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या बहुत बड़ी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की और जो स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है, जो उनकी सोच है, सरकार की सोच है, उसके हिसाब से वर्ष 2017 में सक्षम हरियाणा करके जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर स्कूली छात्रों को और उसके साथ साथ ITIs के छात्र और उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्लस जो रोज़गार देने की जो बात है, उसको लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है, आज मौका है उसको शोकेस भी करने का। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्रीमान TC गुप्ता जी को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोजगार विभाग, कि वो विशेष उपलब्धियों के बारे में बताएं और आज जो बातें की जा रही हैं उसके बारे में सबके सामने रखें। सर प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री रतन लाल कटारिया जी, MOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री मूलचंद शर्मा जी, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धानक साहब जो हमारे ही विभाग के राज्य मंत्री हैं, मेरे साथी अधिकारीगण, सबसे पहले सर मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और साथ के अंदर ये भी कि रोजगार विभाग को आपने जो ये देन दी है, ये इसका जो फाउंडेशन स्टोन है आपने ही सर 2 साल पहले 20/6/2018 को यहाँ पे रखा था। वैसे 2013 में इसके प्लॉट का आवंटन हो गया था, परंतु उसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, और इसको आपने उस समय ये कहा था कि कितने दिन में बन जाएगा। हमने कहा था सर कि 18 महीने में बन जाएगा, और कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, परंतु कोरोना में भी ये जो EIC B&R जो है हमारे गोवर्धन दास बंसल, इन्होंने सर काम बड़ा अच्छा किया, और इनके कारण जो है ये यहाँ पे ये इसका उद्घाटन हो रहा है। सर रोजगार विभाग जो है, एक आपको पता ही है कि मृतप्राय हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि आज से इनकी कोई रिक्विजिशंस वगैरह नहीं चलेंगी। पहले तो इनके यहाँ भीड़ लगा करती थी, परंतु इस मृतप्राय डिपार्टमेंट को जो नया जीवन दान दिया वो आपने दिया 1 नवंबर 2016 को, जब आपने सक्षम स्कीम लागू की। उसके बाद से सक्षम स्कीम के माध्यम से जितना फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को हुआ है, वो इतना ज़्यादा आपके प्रति अनुग्रहित है। अब उसकी एक्सटेंशन की डिमांड आती है। आज की डेट में 1,54,319 जो सक्षम युवा है वो इसके ऊपर अप्रूव्ड हैं,
और 28,316 को आज काम मिला हुआ है, परंतु आज तक इसके अंदर लगभग 1.25 लाख लोगों को इसके माध्यम से काम मिल चुका है। एप्लीकेशन सर करीब 2 लाख के करीब आई थी, परंतु 3 लाख से ऊपर जिनकी सालाना आमदनी होती है वो इसके अंदर नहीं आते, इसलिए वो हट जाते हैं। तो गरीबों के लिए आपने जो कार्यक्रम ये रखा हुआ है, और मुझे बताते हुए खुशी है सर कि इसके अंदर आज तक कभी नहीं हुआ कि कल शाम तक 894 करोड़ रुपया जब से सक्षम युवा योजना लागू हुई है, किसको कहते हैं सर 894 करोड़ रुपया, जिसमें से 485 करोड़ रुपया अलाउंस और 408 करोड़ रुपया ऑनरेरियम, इसके माध्यम से केवल 32 महीने में, अभी 3 साल भी नहीं हुए, 32 महीने में प्रदेश के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उसको 894 करोड़ रुपए मिला। आपने सर पिछले साल इसी दिन घोषणा की थी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के ऊपर कि आगे से 10+2 आपने शुरुआत की थी पोस्ट ग्रेजुएट से 1 नवंबर 2016। अप्रैल 2017 के अंदर हमने ग्रेजुएट्स को ऐड कर दिया था जो साइंस के और कॉमर्स के थे। बाद में आपने सर ग्रेजुएट जो आर्ट्स के थे उनको भी ऐड किया था। पिछले साल आपने घोषणा की थी इसी दिन 15 जुलाई 2019 को कि 10+2 को भी शामिल कर लिया जाए। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 70,000 जो है इस समय 10+2 हमारे इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं और जो कि 47% के करीब है और उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। और साथ ही साथ जो माननीय मूलचंद शर्मा जी के विभाग के साथ के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, राज नेहरू जी HSDM के MD भी हैं और विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। इनको स्किल की ट्रेनिंग भी साथ के अंदर दी जा रही है, जो कि ये बताएंगे कि स्किल की साथ में जो ट्रेनिंग दी जा रही है। सर आपने इस भाग को आगे चलाया, उसके बाद हमारे लिए जो दूसरा जो इस डिपार्टमेंट के लिए परिभाषित हुआ, जब डिप्टी CM साहब ने पदभार ग्रहण करने के पश्चात दिसंबर 2019 के अंदर सारे ही एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की मीटिंग लेके गुड़गांव के अंदर हमें, गुरुग्राम के अंदर हमें दिशा निर्देश दिए थे। बड़ी डिटेल्ड के अंदर इकलौती मीटिंग के लिए दिल्ली से आए थे, इन्होंने पूरे निर्देश दिए किस प्रकार से आगे करना है। और ये बात हुई थी इनके पास, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट भी है, कि इंडस्ट्रीज़ और इसको कैसे जोड़ा जाए, तो रोज़गार पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से किया जाए। वो रोज़गार पोर्टल को आज हम आपके माध्यम से, आपके हाथों से इसका शुरुआत करना चाहते हैं और इससे जितना फ़ायदा प्रदेश के बेरोज़गार नवयुवकों का होगा वो सर आपको पता लगेगा थोड़े दिन के अंदर। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए उसके बाद सर इस विभाग में मुझे लगभग 3 साल हो गए, 8 निदेशक आए हैं, परंतु जो ये वाले निदेशक आए हैं वो जो है सबसे बढ़िया, जो इस डिपार्टमेंट के लिए जो राकेश गुप्ता के आने के बाद जो गति इसके अंदर तेज़ी आई, ये सर ऐसा मैंने 33 साल की IAS की सर्विस में नहीं देखा कि कोई आदमी बजट स्पीच के लिए एक डेफिनेट डेट देता हो कि इतने तारीख को मैं इसका उद्घाटन करा दूँ। आपने इस बार जो बजट स्पीच दी थी उसमें ये लिखा था आगामी बैसाखी के दिन इसका उद्घाटन और रोजगार पोर्टल का अनावरण करा दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण हो गया, अदरवाइज तैयारी पूरी थी। कॉल सेंटर पहला ऐसा डिपार्टमेंट होगा पूरे प्रदेश के अंदर जिसके अंदर अपने ही कॉल सेंटर में, जिससे कि पहले तो हम ये था कि बाहर भी कर सकते हैं, बिजली का मेरा डिपार्टमेंट एक आपने वो भी दायित्व दिया हुआ है, उसमें हमारे कॉल सेंटर 2 जगह पे ऊपर है, अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल्डिंग से बाहर है, परंतु ये इसको मॉनिटर कर पाएँ, इन्होंने एक ही फ्लोर के ऊपर अपनी परिकल्पना की और उसका सर हमने टेंडर पीछे पड़ गई, बहुत जो है ना पीछे पड़ के, और इन्होंने उसका टेंडर करके उसको परसों से चालू भी करा दिया। आपने अभी उसका उद्घाटन इसके ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर किया है और उससे 40 लाख युवा उनका डाटा उसके अंदर आ चुका है। आपको सर अभी फ्लो दिखाया था, तो ये एक सबसे अच्छी बात हुई कि राकेश गुप्ता इसको आगे लेके जाएंगे। हमने सर कहीं पे यहाँ पे MOU किए हैं, पिछली बार भी आपको बताया था, सर को भी हमने प्रेजेंटेशन दी थी। ओला, उबर, उनके माध्यम से हम 1 लाख व्यक्तियों को अलग से सरकारी नौकरी के अलावा हम प्राइवेट को इतनी सारी नौकरियाँ उपलब्ध करा चुके हैं। तो जो भी रोज़गार के लिए, और अभी आपने जो पिछली कैबिनेट में पास किया 75% जो हरियाणा के युवकों को मिलेगा, हमारा प्रयास ये होगा, हमने सर एक गोल्डन रिकॉर्ड जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो सारे तो एग्ज़ाम में नहीं आए परंतु उनके बड़े अच्छे मार्क्स हैं, उनको यदि कोचिंग दी जाए तो बाहर की नौकरियों से भी उनको जोड़ा जा सकता है। उसको तो नहीं पता कि उसका 97 परसेंटाइल है और उसके कारण वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, परंतु उसको थोड़ी सी कोचिंग दी जाए तो वो रेलवे के एग्ज़ाम और बैंकों के एग्ज़ाम के अंदर पास हो सकता है। ऐसे 18 लाख युवकों का रिकॉर्ड केवल राकेश की जो है, मैं इनको राकेश कह रहा हूँ, राकेश गुप्ता नहीं कह रहा, डॉक्टर राकेश गुप्ता नहीं कह रहा, छोटे भाई की तरह से है। तो राकेश जो है, राकेश की मेहनत से 18 लाख युवकों का रिकॉर्ड लेके अब उसके अंदर से हम छांट के उनको ट्रेनिंग देके, इसीलिए हमने बजट स्पीच में कहा था कि आपने सर 2 साल कर दिया, हमारा जो था 4 साल में 1 लाख युवकों को, क्योंकि हरियाणा का युवक सर वो
इंडस्ट्री में नहीं चाहता, वो सरकारी नौकरी चाहता। तो सरकारी नौकरी जो बाहर प्रदेश के अंदर है उसके लिए भी तैयार किया जाएगा। उसी के उद्देश्य से कॉल सेंटर और दूसरी चीज़, और प्राइवेट के अंदर भी जो मिस्त्री पोर्टल जो आपका उद्घाटन हो रहा है, तो मैं सर आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पे आए और इस कार्यक्रम को हमारे सारे जो रोजगार विभाग के साथी हैं, सक्षम युवा हैं, ITI के बच्चे हैं, सभी वेबकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं। नीचे इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। मैं सर आपका, उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय MOS साहब का, माननीय स्पीकर साहब का, माननीय मूलचंद शर्मा जी का और धानक साहब का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए, और विभाग की ओर से और अपनी ओर से ये आश्वासन देता हूं कि हम प्रदेश के जो इतने भी बेरोजगार युवक हैं उसको आगे रोजगार देने में या उनको सक्षम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं जिसमें जितना सरकारी नौकरी के प्रति लालसा है सर, उतनी प्राइवेट नौकरी के प्रति भी हो जाए? सर कर सकते हैं। हमने सबसे पहले सर्वे यही किया था। राज नेहरू जब पहले मेरे पास ये डिपार्टमेंट था तो इन्होंने एक सर्वे किया था सारे व्यक्तियों का, और वो हमने अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम किया था। अनपढ़ का भी, पढ़े लिखे भी, 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, सबका आकर्षण वहाँ था। और उसके लिए स्कीम बनाने के लिए इसमें यही था सर कि कई चीज़ें जैसे उसको स्किलिंग के अंदर जो करने की, उसकी आपका एक चीज़ जो है ना सर, स्किलिंग के साथ साथ के अंदर हमें, यदि हम सरकार के अंदर ये प्राथमिकता दें कि पढ़ाई लिखाई की डिग्री के बजाय इसकी स्किल को हम रिकॉग्नाइज़ कर दें, यदि उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सर्विस रूल्स में चेंज कर दें, अपने आप लोग। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज PN के लिए आप सर ये किया हुआ है कि 10वीं पास होना ज़रूरी है। PN ने सर क्या करना है, पानी पिलाना है, ये करना है, फाइल लेके आना, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। PN के लिए आप 8वीं के साथ में कर दें कि जो ऑफिस मेंटेनेंस का वो जो उसका स्किल का सर्टिफिकेट लेवल 4 होता है सर, लेवल 4 उसको कर दें कि उसने लेवल 4 किया हुआ है। फिर आदमी पढ़े लिखे की तरफ नहीं जाएगा, स्किल 4 का सर्टिफिकेट लेते ही सरकार में लग जाएगा, और बाद के अंदर हम इस चीज़ को प्राइवेट में पुश कर सकेंगे। स्किल के प्रति लोगों का सम्मान जब तक नहीं होगा, और सरकार ही सबसे पहले स्टार्ट कर सकती है अपने सर्विस रूल्स में, कम से कम ग्रुप D में चेंज कर दें सर। उसके लिए इनकी रिकमेंडेशन भी है, हम भी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनको कहा कि रोजगार विभाग का चेंज करके दिखाओ, जिससे कि सबको पता लगे कि किस प्रकार से होना। यदि एक बार स्किल के प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा भाव आ जाएगा तो वो इस पढ़ाई को छोड़ के फिर जो है, और एक बार सर इस तरह की चीज़ें होने लग जाएगी, जो पढ़ा लिखा आदमी है या जिसको स्किल आती है, वो स्किल वाले को प्राइवेट आदमी भी ज़्यादा। सर मेरा ITI का नवयुवक, मेरे पास ये डिपार्टमेंट भी था, कोई भी आदमी अप्रेंटिस लगता है और उसके बाद में सारे के सारे आदमी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो तो नहीं बचा रहता, वो इसलिए क्योंकि उसको स्किल आती है। तो इसी प्रकार से दूसरी चीज़ें उन्होंने कई बाद के अंदर भी कुछ प्रयास किए हैं, वो आपको बताएंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही जेनरसली तारीफ़ की पूरे विभाग के सभी अधिकारियों की। शुक्रिया सर, आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है। आधी रात को भी हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं तो तुरंत मिलता है, और फाइलें सर टॉप स्पीड पे क्लियर होती हैं। मतलब कई बार तो क्योंकि लॉकडाउन का फेज भी रहा कि WhatsApp पे ही बहुत सारे अप्रूवल ACS सर हमें देते रहते हैं, हमारा काम कभी नहीं रुकता। तो सबसे पहले जैसे चर्चा की गई रोज़गार पोर्टल की हम बात करेंगे। एक नई अप्रोच हम ले रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। हरियाणा प्रदेश बड़े गौरव की बात है, पहला ऐसा प्रदेश है रोज़गार पोर्टल का आज सर आप लॉन्च कर रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट है, इसके अंदर जॉब लिंकेजेस की हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हम जो सरकार के पास ह्यूज डेटाबेस है जिसके बारे में भी ACS साहब ने बताया, वो हम लीवरेज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो प्राइवेट जॉब एग्रीगेटर्स हैं जो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मेहमान हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इनके पास मैचिंग एल्गोरिथम होते हैं, मॉडर्न जो तरीके होते हैं डेटा एनालिटिक्स के, उन सबको यूज़ करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक नौजवानों को, लड़के लड़कियों को हम जॉब्स की तरफ लेके जा सकें, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हैं चाहे वो सरकारी जॉब्स हैं। इसके अंदर हमने जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के डेटाबेसेस हैं, टेक्निकल एजुकेशन, ITIs, मेडिकल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सभी डेटाबेसेस को मर्ज किया है, इसको डुप्लीकेट किया है, और उसको लगातार, जैसे अभी हमने कॉल सेंटर में ब्रीफली सर आपको बताया, इसमें 3 माध्यम रहेंगे जिस तरह से इस डेटा को हम अपडेट करेंगे। पहला SMS के माध्यम से, दूसरा IVRS कॉल्स जाएंगी, ऑटोमेटेड कॉल्स, उसके अलावा कॉल सेंटर के अंदर कस्टमर जो मैनेजमेंट पूरा का पूरा जो सिस्टम है CMC वो लागू हो गया है, चालू हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं नौजवानों के, उसको गोल्डन रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करने में हमें मदद मिलेगी। जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, इंडस्ट्री है और जो दूसरे लोग हैं, वो भी सर्च करके देख सकेंगे कि इनको जॉब दी जानी है। 40 लाख बच्चों का हमारा डेटाबेस तैयार हो गया है और 30 सेंटर कॉल सेंटर उसका आपने उद्घाटन कर दिया गया है। 18,000 ऐसी कंपनी हैं जिनको रोजगार पोर्टल के अंदर एक्सेस दी है और वो देख सकते हैं कौन से युवा उसके अंदर उपलब्ध हैं। अब मैं अनुरोध
करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन। शुक्रिया सर। इसी बीच हमारे बीच में माननीय बंतो कटारिया जी भी, श्रीमती बंतो कटारिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। रोजगार पोर्टल के उद्घाटन के बाद सर, जैसा कि बातचीत की गई, आपकी बजट स्पीच में भी कहा गया, हमने 9 MOUs फाइनल कर लिए हैं। आज लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनके हम MOUs एक्सचेंज करेंगे इन कंपनीज के साथ जो एग्रीगेटर्स हैं, और विभाग की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर कुमारी दर्शना भारद्वाज जी और श्रीमती सीमा कौशिक जी ये आदान प्रदान करेंगे MOUs का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री रचित माथिर, CEO AV ग्रोथ स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। मुख्य अतिथि महोदय अपना स्थान ग्रहण करके रखें, पीछे MOUs का एक्सचेंज किया जाएगा। सबसे पहले AV ग्रोथ स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद दूसरे नंबर पे बंधु सॉल्यूशंस हैं, इसमें श्री संतोष कुमार हमारे बीच में हैं, उनके नुमाइंदे। इनका गिग प्लेटफॉर्म है, ये कंस्ट्रक्शन और दूसरी एक्टिविटीज़ में सप्लाई करते हैं। श्रीमान संतोष कुमार। इसके बाद ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी से डायरेक्टर मिस भारती शाकला हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे अनुरोध MOUs का आदान प्रदान करें। इसके बाद टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड से श्रीमान शैलेंद्र सिंह राव हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती सीमा कौशिक डिप्टी डायरेक्टर आदान प्रदान करेंगी MOU का। अगला 5वां जो उपस्थित है यहाँ पे जीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके MD श्रीमान दीपक कंसल हमारे बीच में उपस्थित हैं, MOU का एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। अगला जो आदान प्रदान हो रहा है ये क्वेस्ट कॉरपोरेशन से है, ये स्टाफिंग एग्रीगेटर है, इनकी तरफ से श्रीमान अतुल शर्मा है, विभाग के साथ MOU आदान प्रदान करेंगे। शुक्रिया। इसके बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया जब हुई उसी टाइम पे ही, जैसा आपने सर बजट स्पीच में कहा था, मिस्त्री हरियाणा जो ऐप है उसने अपने बजट स्पीच में इसकी चर्चा की थी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, माननीय मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में और श्रीमान विजेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बहुत ही थोड़े समय में इस ऐप को इन हाउस NIC हमारे बीच में श्रीमान दीपक बंसल SIO NIC भी हैं, इनकी टीम में विद्युत गोविंद साहब भी हैं। काफ़ी दिन रात इन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा भी उठाया और इसको तुरंत इस ऐप को तैयार करा दिया। इसके अंदर 6 ट्रेड्स हमने लिए हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ब्यूटिशियन, वायरमैन, AC रिपेयर। इसके अंदर तमाम 22 जिलों से हमारे जो ITI के एलुमनाई हैं जो पास आउट हैं 7000+, ये सब इस पोर्टल के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से बटन दबाकर इसका। शुक्रिया सर। अभी जैसे शुरुआत में कहा गया, एक सक्षम साथी की आपने बहुत अच्छी रूपरेखा रखी थी। इसके अंदर अप्रेंटिसशिप दिए जाते हैं। इसके अंदर वो सब इंडस्ट्रीज़ जिनके अंदर 5% से अधिक जो वर्कफोर्स को अगर वो अप्रेंटिस लगाते हैं तो उनको सक्षम साथी पुरस्कार दिया जाता है। पहले भी आप 2 सेपरेट इवेंट्स में 52 सक्षम साथियों को आप पुरस्कृत कर चुके हैं। आज मुझे खुशी होती है 7 हमारे नए सक्षम साथी इंडस्ट्री पार्टनर्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने 5% से अधिक अप्रेंटिसेस को अपनी कंपनी के अंदर लगाया है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा DCM टेक्सटाइल्स हिसार से श्रीमान प्रताप सिंह हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो आएंगे और मुख्यमंत्री जी उनको अवार्ड देंगे। सर दूसरे नंबर पे श्री संजीव सिंधवानी पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड झज्जर से हैं। अगला इसके बाद श्री JP सोलंकी SPM ऑटोकॉम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम से। नेक्स्ट है श्रीमान धर्मेंद्र कोटा HIL लिमिटेड फरीदाबाद से हैं। नेक्स्ट है श्री राकेश कल्याण कैंटाबिल रिटेल नू से।
इसके बाद नेक्स्ट हैं श्रीमान संजय अग्रवाल, गैले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह यादव, एन्यूसर बुश इंडिया लिमिटेड। और का आया घंटा बस, चलो आप ये लो सर इसके बाद हम शुक्रिया सर। इसके बाद नेक्स्ट है सर जो दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है, इसके अंदर हमारे इंडस्ट्रीज पार्टनर हैं। ये एक नई शुरुआत यहाँ पे की गई थी। 27 ITIs हैं जिसके अंदर 40 इंडस्ट्रीज़ के साथ हमने MOU किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ITI की हिस्ट्री में पहली बार 163 ट्रेनीज़ को प्री प्लेसमेंट ऑफर है, यानी उनके ग्रेजुएट करने से पहले, उनका कोर्स खत्म होने से पहले इनको प्री प्लेसमेंट ऑफर दिए गए हैं। 6 हमारे इंडस्ट्री पार्टनर आज हमारे बीच में हैं, उनको आज हम आपके हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले हैं स्टार वायर से श्री नेत्र सिंह, दूसरे नंबर पे श्री तेजिंदर गौतम है मुंजाल शुआ लिमिटेड से, तीसरे नंबर पे श्री गुलशन गावरी ओम डीजल्स प्राइवेट लिमिटेड से, उसके बाद श्री BS डागर एस्कोर्ट्स लिमिटेड फरीदाबाद। बाकी लोग लॉकडाउन की वजह से सब लोग आ नहीं पाए। जो हमारे बीच में उपस्थित हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स, मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको सम्मानित करें। आइए आगे हैं प्लीज़। श्री नेत्र सिंह, श्री तेजेंद्र गौतम, श्री गुलशन गावड़ी, श्री BS डागर। और 5 लोग हैं उसके बाद आइए। बहुत खुशी होती है बताते हुए कि 58% जो DST ट्रेनीज़ हैं, जो हमारे यहाँ लगभग 1300 लोग जो लगे हुए थे DST स्कीम के अंतर्गत, इनको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुके हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और आज पूरे हरियाणा भर से लगभग 3600 लोग YouTube के माध्यम से आज लाइव सर आज की प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं। आपका मार्गदर्शन लेने के लिए सब बैठे हैं, उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। इसके बाद सर एक और नई परिपाटी आज हम शुरू कर रहे हैं, जो ITIs के साथ ITI जो हमारा डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, हम एग्रीगेटर्स के साथ डायरेक्ट भी MOUs कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल के अंदर लेबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 2 कंपनीज के नुमाइंदे आज आ नहीं पाए। हमारे बीच में टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड के श्री शैलेंद्र राव हमारे बीच में उपस्थित हैं, विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के साथ MOU का आदान प्रदान करेंगे। बाकी 2 कंपनी के नुमाइंदे वर्कएक्स से और वाहन से नहीं आ पाए हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान। 1 मिनट सर, अभी आपने जो इनको दिया सक्षम साथी का, उसका आपने सर तीसरी बार किया है। उसका फ़ायदा हमें ये है कि अप्रेंटिसशिप के अंदर ये लोग ज़्यादा एंगेज करते हैं। हरियाणा सर पिछले 4 साल से नंबर 1 स्थान के ऊपर है। और मैंने ओपन चैलेंज किया था भारत सरकार की मिनिस्टर्स की मीटिंग में, अगले 5 साल में हरियाणा से कोई आगे निकल के दिखाओ, उनका ओपन चैलेंज है। और आज भी जो है आज भी गुजरात नंबर 2 पे, हमारा सर 325 है इस समय जो पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन पे जो होता है। गुजरात अभी पहुंचा है 240 के ऊपर। पहले तो हमारा गैप बहुत था, अभी भी अगले 2 साल में नहीं आ सकता। वो इसलिए क्योंकि आप सम्मानित करते हो, इन लोगों को प्रेरणा मिलती है। सर 2.5% इनको रखने होते हैं कानूनी, हम 5% से ऊपर वाले कर रहे हैं। लोगों ने 10% भी किया। हमने 52 आदमियों को पहले सम्मानित किया था गुड़गांव में, पिछले साल रोहतक के अंदर। अब जो है जैसे ये, इससे इनको प्रेरणा मिलती है, ये आगे दूसरे वाले भी आदमी, और हमारे बच्चों को इससे रोजगार मिल जाता है। सरकारी विभागों में भी रखते हैं ना सर? सरकारी विभाग से अब हमने कम कर दिया, प्राइवेट में ज़्यादा कर दिया, क्योंकि सरकार पे फिर बोझ पड़ जाता है। पर सरकार के अंदर भी किया। DST की नई शुरुआत की। अभी तक ITI के अंदर ही ट्रेनिंग हो रही थी। ITI के अंदर जो उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वहीं पे करा देते। उसके बजाय हमने किया कि नहीं, थोड़े दिन के लिए आप जो है ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाहर करेंगे, तो जो साथी हैं उनके यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन्हीं के प्रीमिसेस में होती है। जैसे यहाँ पे सर पंचकूला के अंदर एक क्रेन ऑपरेटर है जिसका ये पल्लवी होटल भी है,
वो जितने आदमी हैं सर 25,000 रुपये उसकी नौकरी है। जिस दिन वो ट्रेनिंग करके उसके बाद जाता है, उसके 25,000 रुपये की नौकरी उसको कहीं पे भी नहीं जाती। वो आदमी सरकारी में नहीं जाना चाहता। तो जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जो हो जाएगा कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाहर भी ले लेता है वो आदमी वहाँ जाता है। तो ये आपके हमने तो थोड़ा सा बहुमूल्य समय आप सभी गणमान्य अतिथि को लिया, इससे हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है सर आगे चल। सर इससे इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा है। मैं स्पॉट से हूँ, पिछली बार हमने लिए थे उससे अब उस बार डबल किए और नेक्स्ट ईयर उसका भी डबल कर देंगे। जितना समय आप हमसे लेते हैं सर और अगर हम इससे डबल दे दें कई गुना कर देंगे सब डबल हो जाएगा। सर, डबल से ज़्यादा करेंगे सर। तैयार रहो सर। अब आप दूसरों को चैलेंज देते हम आपको दे रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हरियाणा सरकार हैं, माननीय श्री अनूप धानक जी। मैं चाहूँगा कि उनको आमंत्रित करूं अपने शुभ वचन कहने के लिए। माननीय श्री अनूप धानक जी। आज के इस नवनिर्मित भवन रोजगार भवन के उद्घाटन समारोह पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, MOS श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, माननीय मूलचंद शर्मा जी, मंत्री कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा सरकार, हमारे विभाग के ACST श्री गुप्ता जी, विजेंद्र कुमार जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से रोजगार भवन के उद्घाटन का अवसर पर रोजगार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारी सरकार ने हरियाणा के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रोजगार विभाग के अंतर्गत कई नए कदम उठाए हैं। पिछले 4-5 महीने से कोरोना की महामारी के कारण रोजगार विभाग के अंतर्गत विभाग की कई सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई। अतः नवनिर्मित रोजगार पोर्टल तथा कॉल सेंटर के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसरों से ऑनलाइन जोड़ने के लिए सफलता मिलेगी। वर्तमान में रोजगार के इच्छुक 8,44,762 प्रार्थी ने विभाग की वेबसाइट पर के माध्यम से रोजगार विभाग में पंजीकृत किया। 1 नवंबर 2016 से शिक्षित युवा भत्ता एवं मानदेय योजना, जो सक्षम युवा योजना के नाम से लोकप्रिय है, इसके अंतर्गत योजना के प्रारंभ से ही अब कुल 464.1 करोड़ बेरोजगारी भत्ते एवं 401.72 करोड़ रुपए मानदेय के लिए वितरित किए जा चुके हैं। योजना के तहत 14,372 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विभाग आज +2 स्नातक समकक्ष युवा जो कि सक्षम योजना के अधीन पात्र नहीं हैं, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता योजना क्रियान्वयन कर रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में 26,592 लाभार्थियों को कुल 24.89 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा चुका है। विभाग ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न निजी संस्थानों के साथ भागीदारी की है। सक्षम हरियाणा विभाग अभियान के तहत अंतर्गत 79,680 युवाओं को ड्राइवर, सक्षम सारथी तथा सुरक्षा गार्ड, सक्षम रक्षक तथा फूड डिलीवरी के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। विभाग की 8 सेवाएं सरल पोर्टल पर ऑनलाइन दी जा रही हैं। 2 विभागीय पोर्टलों के माध्यम से सभी सेवाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में 25,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के अंदर तथा बाहर विभिन्न सरकारी नौकरियों के प्रतियोगी परीक्षाओं में मेधावी अभ्यर्थियों की पहचान कर ऑनलाइन तैयारी करवाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रोजगार भवन की स्थापना एवं रोजगार पोर्टल कॉल सेंटर का प्रारंभ अति महत्वपूर्ण कदम है और मैं विभाग की तरफ से माननीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, MOS साहब, स्पीकर साहब, मूलचंद शर्मा जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया श्रीमान जी। हमारे बीच में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के माननीय मंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान मूलचंद शर्मा जी से जो स्किल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा स्टेट जो कदम उठा रहा है उसके बारे में हम सभी को बताएं। आज रोजगार भवन के उद्घाटन के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी,
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, आदरणीय हमारे बीच में रतनलाल कटारिया जी, केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हमारे बीच में हैं, मेरे छोटे भाई अनूप धार्मिक, राज्य मंत्री जी टीसी गुप्ता जी, राकेश जी, बंतो कटारिया जी, राज नेहरू जी, सभी पंचकुला जिले के अधिकारी, डीसीसीपी, सभी मित्रगण साथी, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा 2015 में 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम 5वां विश्व युवा कौशल दिवस मना रहे हैं, जो श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल भारत व भारत को दुनिया में कुशल मानव संसाधन देश के रूप में उभारने के लिए सपने को साकार करने की ओर एक प्रयास। यह हर्ष का विषय है कि इस दिवस पर अवसर रोजगार विभाग मुख्यालय का नव भवन का उद्घाटन आज इसके लिए सभी बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार इसी कड़ी में आज रोजगार विभाग के मुख्यालय नवनिर्मित भवन का उद्घाटन के साथ विश्व युवा कौशल दिवस भी साथ ही मनाया जा रहा है। सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत ITI के प्रशिक्षण व कार्य प्रणाली के गुणात्मक सुधार हुआ है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन है और यदि हम इनका उपयुक्त कौशल विकास कर सकें तो हम पूरे विश्व की कुशल मानव शक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे और सजने की भारत की अपार क्षमता हुनर की पूरी दुनिया सदियों पूर्व ही स्वीकार कर चुकी है। प्रदेश के युवाओं को हुनर बनाने के लिए हेतु विभिन्न संस्थाएं जैसी स्कूल, ITI, बहुतकनीक संस्थाएं, हरियाणा कौशल विकास मिशन, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ उद्योगशीलता पर भी जोर देने की जरूरत है ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार किया जा सके। हमें पड़ोसी देशों से वस्तुओं का आयात कम करने की जरूरत है। औद्योगिक निर्माण, आत्मनिर्भरता, बहुतकनीक कौशल देने के साथ साथ युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक हो गया है। सरकार के कौशल विकास अधिक ध्यान देते हुए इस वर्ष बजट में गत वर्ष की तुलना में 152 करोड़ रुपए के बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया है तथा जो इस वर्ष 838 करोड़ रुपए का है। तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने के लिए वर्तमान में चल रहे 172 राज्य के ITI अतिरिक्त 26 नई ITI निर्माण करने का कार्य चल रहा है। वर्तमान में इन सभी संस्थाओं को लगभग 74,000 छात्रों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है। इनके अतिरिक्त 246 प्राइवेट ITI संस्थाओं में भी लगभग 47,000 प्रशिक्षण देने की क्षमता है। कोविड की महामारी के चलते हुए प्रशिक्षण कार्यों में बाधाएं आईं, जैसे परिस्थितियां सहज होंगी। प्रशिक्षण संस्थाओं को जो छात्रों के लिए खोला जाएगा, परिस्थितियों के अनुकूल उन पर ITI के अलग सत्र में 2020-21 में दाखिल अगले 1-2 महीने में होने की संभावना है। कोविड जैसी महामारी में ITI के बंद होने के कारण छात्राओं को प्रशिक्षण अड़चनों बाधाएं उत्पन्न हो गईं। अनुनिदेशकों को छात्राओं के बीच संपर्क भी टूट गया। कौशलता दिखाते हुए बहुत ही कम समय में सभी ट्रेडों का ऑनलाइन पाठ्य सामग्री एकत्रित करके सृजित भी यह सारी सामग्री विभागों वेबसाइटों से डालकर सभी छात्र छात्राओं को अनुदेशकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन भेजी जाने लगी। सप्ताह के अंत में छात्र ऑनलाइन इम्तिहान भी दिया और भारत सरकार ने विभाग के
विभागों में वेबसाइट का भी मंत्रालय वेबसाइट लिंक कर दिया ताकि राज्यों में छात्र छात्राओं को इसका लाभ उठा सके। इसके तहत विभाग के प्रशंसा करते हुए कौशल विभाग कोविड में महामारी के चलते उत्पन्न हुई फेस मास्क की मांग को पूर्ति के लिए ITI में सूती कपड़ा मास्क निर्मित करने का भी कार्यक्रम किया गया और 3.5 लाख मास्क भी बनाए गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी कोविड की महामारी के चलते हुए उद्योग में काफ़ी वर्षों से काफ़ी संख्या में कारीगर अपने अपने प्रदेशों को लौट गए। ऐसी अवस्था में हरियाणा राज्य निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। कौशल विकास विभाग रोजगार विभाग के साथ मिलकर राज्य निवासी राज्यों में वापसी आए हरियाणा के निवासियों के स्थानीय उद्योगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहा है और तथा इसके लिए जिलाधीशों को दुष्ट गतियों को कार्य देने के निर्देश दिए गए हैं और नागरिकों को आवश्यक सेवा मिलने के लिए बाधा उत्पन्न हुई, जैसे नागरिक प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन जैसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी कठिनाई आने लगी। मुझे बताते खुशी हो रही है कि ITI विभाग ने इस समय समस्या का समाधान के लिए मिस्त्री हरियाणा पोर्टल ऐप बनाई है, जिसमें 6 ट्रेडर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, AC मैकेनिक, ब्यूटिशियन के लगभग 7,000 टेक्नीशियन रजिस्टर किए हैं और कोई नागरिक ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र में तकनीक फ़ोन करके सेवा प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो ऐप पे जाकर अपनी चीज़ जरूरत पूरी कर सकता है। कौशल विकास औद्योगिक क्षेत्र में ITI संस्थाओं को प्रशिक्षण उद्योगों में ऑन द जवाब ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार, इसमें तरह तरह की जो हमने ITI में जो बच्चे हैं जो काम में जो अपने फैक्ट्रियों में जहाँ बच्चे जहाँ पे ITI के बाद जब TC गुप्ता जी ने बताया कि उनको कौशल बनाने के लिए हम जो फैक्ट्री हैं उनमें भेजने का प्रयास करते हैं और वो लोग सक्षम होकर तैयार हो जाते हैं। और मैं आपको अंत में एक ही बात अपने विभाग की तरफ से कि औद्योगिक परिषद समय समय पर राज्य स्तर पर रोजगार मेला भी आयोजित किए जाते हैं और प्रशिक्षण, कुशल और श्रमिक के लिए उम्मीदवार का चयन करते हैं। सरकार के अब सभी उद्योगों के कम से कम 75% हरियाणा युवक नियुक्तियों को देने का एक्ट बनाया है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कौशल विभाग और रोजगार विभाग के अधिक से अधिक रोजगार मेले लगाने के निर्देश दिए जाएंगे और गत वर्ष में कौशल विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के द्वारा 746 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिनमें लगभग 30,051 युवाओं को इनको रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसी प्राइवेट कंपनियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवाओं को कंपनियों को नौकरी दिलाने के संपर्क में करवाकर रोजगार MBO किए गए हैं और MBO भी निकट भविष्य में करेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्धता के साथ साथ प्रयासरत राज्य के युवाओं को उस स्तर पर एवं उद्योग की मांग को अनुरूप कौशल प्रदान करने में रोजगार अवसर पर प्रदान किए जा सकते हैं, जिसमें हम सब कामयाब होंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का आज मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं कि जो युवाओं की सबसे बड़ी जो एक सरकार की नौकरी की तरफ जो भागते हैं, आज सबसे बड़े जो हमारे राजनगर जो हमारे कौशल यूनिवर्सिटी है जो हमारी दूधौला फरीदाबाद में है, उससे हम सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग काम का जो हुनर होगा और इसके माध्यम से लोगों को आने वाले समय में उसकी नौकरियों में गति मिलेगी और लोग अपने आप पर भरोसा और विश्वास करेंगे, इससे आत्मविश्वास पैदा होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर, आपके कुशल दिशा निर्देश में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, एक हमारे बीच में प्लांट हेड श्री JP सोलंकी SPM ऑटो कैम प्राइवेट लिमिटेड से यहाँ पे उपस्थित हैं। उस समय इनका अवार्ड रह गया, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि इनको भी सक्षम साथी अवार्ड से सम्मानित करें।
शुक्रिया सर। इसके बाद हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और लोकल विधायक श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आज के इस शुभ अवसर पर अपना संदेश दें। माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी। हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, युवा एवं विकासशील हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र में राज्य मंत्री हमारे अपने सांसद आदरणीय श्री रतनलाल कटारिया जी, आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर, श्री अनूप धानक जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, आदरणीय पीसी गुप्ता जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका पंचकूला क्षेत्र में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आज पंचकूला विधानसभा के अंदर आप सब लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जो कि रोजगार भवन एवं कॉल सेंटर का जो उद्घाटन कार्यक्रम है, उसके साथ साथ रोजगार पोर्टल और मिस्त्री पोर्टल का जो शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्ष के अंदर भी और 1 साल के अंदर लगभग जो 8-9 महीने के अंदर जिस प्रकार से पंचकूला के अंदर विकास की झड़ी लगाई, मेरा ये मानना है कि पिछले 50 साल का विकास और हमारा इस 5 साल का विकास, आप कंपैरिजन करके देखेंगे कि पंचकूला में 50 साल से कहीं ज़्यादा विकास इन 5 साल के अंदर हुआ। बहुत सारी नई योजनाएं, बहुत सारे नए यहाँ पर जो उद्घाटन हुए, केवल पत्थर रखना या उद्घाटन करना ही नहीं, उनकी सभी चीज़ों को पूरा करना, बिल्डिंग को कंप्लीट करके वहाँ पर कार्य शुरू करना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष एक जो कृपा रही है, उसी का परिणाम है कि आज पंचकूला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। अभी हम जब बात कर रहे थे रोजगार की, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। युवाओं का स्किल के ऊपर निर्भर होना और स्किल ट्रेनिंग उनको बहुत आवश्यक है। उसी दृष्टि से हरियाणा प्रदेश के अंदर स्किल के अंदर काम करने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है और मुझे बड़ी खुशी है कि पंचकूला के अंदर भी पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से उसकी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है और उस बिल्डिंग के अंदर लगभग 150 जो सब्जेक्ट्स है, 150 विषयों के ऊपर वहाँ ट्रेनिंग दी जानी है, जहाँ से स्किल्ड वर्कर हमारे तैयार होंगे और वो जो स्किल्ड वर्कर होंगे, जो स्किल्ड वहाँ पे युवा है, जो बेरोजगार घूमता है आज, जब वो स्किल होकर के निकलेगा तो निश्चित तौर पर आज सभी उद्योगों के अंदर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि ये पंचकूला के ऊपर विशेष कृपा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है और आज ये जो रोजगार भवन यहाँ शुरू हुआ है, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश को तो फायदा मिलेगा ही और विशेष तौर पर पंचकूला जो आज तक उपेक्षित था, उस पंचकूला क्षेत्र के लोगों को भी विशेष लाभ इस रोजगार भवन का और कॉल सेंटर का यहाँ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं एक बार फिर आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो रोजगार भवन और कॉल सेंटर पंचकूला को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। हमारे बीच में मुझे बताते हुए खुशी होती है, माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है, जब मैंने मंत्री जी से फ़ोन किया, बातचीत की, आज के लिए निमंत्रण दिया, इनकी कुछ मीटिंग्स थी, उसके बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए अपने कार्यक्रम रद्द करके हमारा जो न्योता था उसका स्वीकार किया। स्थानीय सांसद भी हैं। मैं यहाँ पहुँचने में इनका पुनः स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ अपना शुभ संदेश आज के अवसर पर हमें दें। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे विधानसभा के माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, रोजगार मंत्री आदरणीय श्री अनूप धानक जी, आदरणीय टीसी गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, आदरणीय विजेंद्र कुमार जी, आदरणीय राकेश गुप्ता जी, अन्य पदाधिकारीगण, आज हरियाणा के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज इस रोजगार भवन का उद्घाटन हो रहा है और रोजगार की दृष्टि में ये रोजगार भवन हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो विभिन्न सिस्टम हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर डेवलप किए जा रहे हैं, उन सब सिस्टम के माध्यम से हम अपने युवाओं को रोजगार दिलाने में सक्षम रहेंगे। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर सक्षम योजना चलाई, वो योजना आज गेम चेंजर साबित हो रही है और हमारे लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रही है। आज जिस तरह से कॉल सेंटर बनाया गया, रोजगार पोर्टल क्रिएट किया गया और विभिन्न थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स के साथ जिस तरह से आज एग्रीमेंट किए गए, ये भी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा प्रदेश के अंदर निभाएंगे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दुष्यंत जी, मैं भी हमारे परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी के कार्यक्रम में थे और कल जिस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए की सड़कों का जो है शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, आने वाले समय में 57,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अंदर खर्च करने की जो बात आई है, ये सारी चीज़ें हमें रोजगार क्रिएट करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। कल गडकरी जी ये भी कह रहे थे कि आने वाले समय में जो 4-5 साल का समय है, हम सारे देश के अंदर जो है 5 करोड़ के लगभग MSME जो हमारा सेक्टर है, उसके अंतर्गत हम रोजगार क्रिएट करेंगे, जो हमारे युवाओं के लिए आने वाले समय में बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकता है। अभी मूलचंद जी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और जो 6 ट्रेड्स की बात कर रहे थे जो शुरू करने जा रहे हैं। अब जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र में मैं भी MOS के रूम में सोशल जस्टिस के साथ जल शक्ति मंत्रालय देख रहा हूँ और हरियाणा प्रदेश ने जिस तरह से
नल से जल जो योजना भारत सरकार की है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक बहुत सबसे लोकप्रिय योजना है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को सफल बनाने की और बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, उससे हमें लगता है कि जब हम हर घर को नल से जल देंगे और पाइपलाइन से जोड़ेंगे तो प्लम्बर की भी जरूरत पड़ेगी, टेक्नीशियन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम उस क्षेत्र के अंदर भी रोजगार के नए नए अवसर जो है वो पैदा कर सकते हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है उस क्षेत्र के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हमें ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आने वाले समय में जो है एक अपॉर्चुनिटी हरियाणा प्रदेश को प्रदान कराएगा। तो उस दृष्टि से भी हम अपने बच्चों के लिए रोजगार के नए नए अवसर जो है वो निकाल सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ हरियाणा सरकार ने आज MOU भी साइन किए हैं और जिस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और जब भी मैं तो देखता हूं केंद्र में कि जब भी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है तो उस अध्ययन को देखते हुए हरियाणा प्रदेश जिस गति से तरक्की कर रहा है तो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हमने पिछले समय में हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों से अपने विभाग के बारे में बातचीत की है और उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश हर योजना के अंदर सबसे आगे है। तो हम तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इनके जो कदम हैं इस तरह से ही हरियाणा के निर्माण में जो है वो बढ़ते रहें और हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ चट्टान की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले समय में भी खड़े हैं। इनकी जो भी योजना होगी उसमें जो भी गिलहरी का योगदान बन पाएगा उसे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, एक बार पुनः आभार। आप अपना समय निकालकर दिल्ली से हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हुए और अपने जो शुभ वचन है वो अपने हमारे बीच में रखे। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में हमारे विभाग के मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी एक विशेष सोच है हरियाणा के जो नौजवान हैं उनके लिए किस तरह से क्या स्कीम्स बनाई जाएं, किस तरह से रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाएं। मैं आदर के साथ आग्रह करूंगा माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी को कि अपने शुभ वचन से हमारे बीच में रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय MOS केंद्र सरकार रतनलाल कटारिया जी, आदरणीय स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी, कैबिनेट के मेरे साथी आदरणीय स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, हमारे MOS एम्प्लॉयमेंट, हमारे बीच में विभाग के ACS TC गुप्ता जी, यूनिवर्सिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट के VC राज नेहरू जी, बंतो कटारिया जी, राकेश गुप्ता जी, तमाम यहाँ पर मौजूद दोनों विभागों के आला अधिकारी और ख़ास तौर पर मैं बधाई दूंगा PWD की हमारी टीम को, जिनने एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर इस डायरेक्टरेट को इस्टेब्लिश करने का काम किया और साथ में इस ऐतिहासिक दिन में जब हम वर्ल्ड स्किल डे बना रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज हमने इस्टेब्लिश किया है, जहां डायरेक्टली केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट ही नहीं, साथ में आने वाले भविष्य में इंडस्ट्री हो, लेबर हो, इन तमाम विभागों के साथ मिलकर
हरियाणा के युवा को कैसे सक्षम बनाया जाए और कैसे उसको एम्प्लॉय किया जाए, उसका एक एग्जाम्पल ये डायरेक्टरेट सेट करेगी। मैं मानता हूँ कि 9.5 करोड़ की लागत से आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और रिकॉर्ड टाइम में बना है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जब ही कामयाब हो पाएगा जब हम बेहतरीन तरीके से हमारे पास आए हुए युवा साथियों के हाथ में रोज़गार दे पाएंगे। कल हम भी नेशनल हाईवेज़ का 20,000 करोड़ की लागत से जो हरियाणा में जाल बिछना है उसका उद्घाटन कर रहे थे, जब तमाम मंत्रियों ने एक बात कही कि अमेरिका हैज़ रोड्स दैट्स वाई इट्स रिच की बात नहीं है। वहाँ लोग अमीर इसलिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि अगर हम प्रॉपर स्किलिंग दे पाएंगे और प्रॉपर इंफ्रा दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों को जो आज ज़रूरत है रोज़गार की, उसकी बेहतरीनता के साथ अवेलेबिलिटी हम प्रदान कर पाएंगे। और पिछले दिनों कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय 75% एम्प्लॉयमेंट का लिया। वो इसी लक्ष्य और सोच के साथ लिया, जैसे आज हमारे सक्षम युवाओं को डायरेक्टली हम एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। ITI से ट्रेंड हमारे बच्चों को अप्रेंटिस के माध्यम से डायरेक्टली कंपनीज के अंदर हम भेज पा रहे हैं। उस सोच को आगे ले जाते हुए कैसे हमारे सक्षम से जुड़े युवा हों, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जुड़े युवा हों, हमारे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अलग कॉलेजेस और ITI से जुड़े युवा हों, उसको डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ हम जोड़ पाएँ। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से स्किल यूनिवर्सिटी ने पन्नियाड़ा चौधरी देवीलाल पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर 10,000 स्क्वायर फुट में 4 ट्रेड इस्टेब्लिश किए, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड जो इंटरनेशनल कार्गो की है, पैकेजिंग, उस ट्रेड को वहाँ डेवलप किया। आज होटल इंडस्ट्री में बेकरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका ट्रेड डेवलप किया। आज हमारी ITI की मिस्त्री ऐप में हम देख रहे थे कारपेंटर का काम हो, वायरमैन का काम, इस ट्रेड को वहाँ डेवलप किया। इस तरह के ट्रेड जितने बेहतरीन तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलप कर पाएंगे, मैं मानता हूँ 75% ही नहीं, आने वाले भविष्य में हम 90% सेल्फ डिपेंडेंसी ऑन आवर ओन यूथ हरियाणा की इंडस्ट्री को हम दे पाएंगे। और मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी इसका बेनिफिट है, जब वो क्लोज नेट नेटवर्क से क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ले पाती है तो कहीं ना कहीं उनके खर्चे भी बचते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के हो, चाहे दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को रहने की जगह देने की बात हो। इन तमाम व्यवस्थाओं के अंदर एक बर्डन जो एम्प्लॉई को रखने का है वो भी इंडस्ट्री के ऊपर कम होता है। और जिस प्रकार से अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर ITI प्लेसमेंट जो अप्रेंटिसशिप की है वो अभी भी देश में 240 पर है, 325 पर, और गुजरात 240 पर है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर उसको भी हम 400 से आगे ले जाने का काम करें, कि इंडस्ट्री को ऐसा स्किल्ड युवा दे जिससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी खुश हो, फ्लरिश हो, और हमारे इंस्टीट्यूशंस भी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने का काम करें। आज हम जब बात करते हैं सक्षम की, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साथ भी साझा करना चाहूँगा कि पहली बार है शायद देश की किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर हमेशा लोकल लेवल जो प्रदेश के सिटीजन होते थे उनको रजिस्टर करने का मौका दिया जाता था, मगर हरियाणा ने एक अलग कदम उठाया जिसके अंदर हरियाणा के साथ साथ कोई और प्रदेश से भी आया हुआ व्यक्ति अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्टर होना चाहता है तो उसको हमने अलग से एक हरेक्स नंबर देने का 12 डिजिट का काम किया है, जिससे एक एक युवा की मॉनिटरिंग भी हो पाएगी। और पिछले दिनों जो हमने HUM नंबर लॉन्च किया था उसके अंदर जिसको ये कहा जाता था कि रोज़गार फेयर लगाओ, और कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पर एम्प्लॉयमेंट
फेयर लगते थे, इसका कोई डाटा मेंटेन नहीं होता था। मगर जब पहली बैठक की गई गुड़गांव के अंदर, उस दिन हमने लक्ष्य बनाया कि हमारी 57 उस समय थी और 11 नए उपमंडल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने बनाए हैं। इन तमाम 68 55 प्लस 11 66 जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उन तमाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हर संडे का रोज़गार फेयर का जो हमारे रोज़गार मेला होता है उसका चार्ट वो उपमंडल मंडल नहीं बनाएगा, डायरेक्टरेट से बन के हम सपोर्ट करेंगे, जिससे फुल फ्लेज तरीके से लोकल लेवल पर हर 3 महीने में एम्प्लॉयमेंट फेयर हम लगा पाए, जिससे युवाओं को स्किल के साथ साथ डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट और रोज़गार हम दे पाएँ। मैं मानता हूँ कि जो रोज़गार पोर्टल आज हम सब ने मिलकर लॉन्च किया है, ये भी एक ऐसा बेंचमार्क है जिसमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने वाले बच्चे हों, स्टेट में सरकारी नौकरी अप्लाई करने वाले बच्चे हों, पॉलिटेक ITI से जुड़े हुए बच्चे हों, उन तमाम युवा साथियों को हम जहाँ रजिस्टर करेंगे वहीं इंडस्ट्री को डायरेक्ट एक्सेस देने का काम करेंगे कि क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, जो बच्चा HCS में रह जाता है, जो बच्चा कोई इंजीनियर के जॉब में रह जाता है, उसको वहाँ से डायरेक्टली अगर इंडस्ट्री कोई लेना चाहती है तो उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं, वन स्टॉप सेंटर के तौर पे रोज़गार पोर्टल उन युवा साथियों के लिए बेंचमार्क बनकर साबित होगा। और साथ के साथ एक आज आपने और शिलान्यास किया है जो बहुत लंबी मांग थी, और मुझे लगता है कई बार तो कटारिया जी को पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने इसके बारे में बोलते सुना है कि हिमाचल और हरियाणा के बीच में 63 मीटर के एक पुल की मांग थी, तो लगभग 450 मीटर की पूरी लेंथ में आज हमने बनाने का निर्णय लिया है, और लगभग 8.25 करोड़ की लागत से PWD ऐतिहासिक टाइम के अंदर इसको स्थापित भी करेगी, जिससे 14 गांव तो हरियाणा के और 11-12 गांव हिमाचल के जो मोरनी बेल्ट के हैं कंप्लीट हो गया, आज उसका उद्घाटन किया है, उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत दोनों स्टेटों को जोड़ने के लिए बेंचमार्क साबित होगा। मैं तो दोबारा स्किल डेवलपमेंट विभाग के भी, एम्प्लॉयमेंट विभाग के भी तमाम अधिकारियों को बधाई देता और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इस पोर्टल से, इस डायरेक्टरेट से और हमारी ख़ास तौर पर ITI मिस्त्री ऐप से हरियाणा के युवाओं का भविष्य एक नई दिशा पर, प्रगति की दिशा पर ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। रूप से आपके दिशा निर्देश जो आप हमें देते हैं उसका हम लगातार पालन करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से रोजगार विभाग लगा हुआ है इन सब चीज़ों को और दूसरे विभागों के सहयोग से आने वाले समय पे निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर, हरियाणा पहले से ही काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लेकिन आगे वाले समय में, आने वाले समय में और अच्छा हम काम कर पाएंगे। अंत में मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा। मैं कई सालों से देख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किस तरह से हमारे जो लड़के लड़कियां हैं, युवा साथी हैं, चाहे वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेजों में हैं, चाहे पॉलिटेक्निक्स में हैं, ITIs में हैं, चाहे स्किल डेवलपमेंट के दूसरे कोर्स कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी निजी रूप से ध्यान देते हैं कि किस तरह से सबका विकास किया जाए, सक्षम उनको बनाया जाए। इसी तरह से जो बेरोज़गार युवा थे जिनको कोई नहीं पूछता था, सक्षम युवा उनके दिमाग की उपज है, इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च की। उसके साथ साथ और जो काम किए गए स्कूलों के अंदर, जो स्कूली शिक्षा विभाग में सक्षम हरियाणा जो कैंपेन चलता है उसके अंदर जो 10वीं के परिणाम आए हैं, लगातार पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे स्कूल के बच्चों को सराहना की जा रही है और भारत सरकार ये मानती है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम अपने बच्चों को शुरुआत से पकड़ के उनको सक्षम नहीं बनाते तो जब वो आगे पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, ITIs में, इतना उनके अंदर दक्षता नहीं होती कि अच्छा परफॉर्म कर सकें।
लेकिन एक अच्छा सुनहरा भविष्य हरियाणा का निश्चित रूप से दिखता है। मैं आग्रह करूंगा बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनका शुक्रिया भी करूंगा। आज कई तरह की नई पहल यहाँ पे शुरुआत की हैं। अपना जो विज़न है वो हमारे बीच में रखें और जो दिशा निर्देश हैं वो भी हम सभी के साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हरियाणा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे साथी श्री भूषण चौटाला जी, केंद्र सरकार में हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी, विधानसभा के स्पीकर और स्थानीय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, और हमारे रोजगार विभाग के राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी, और दोनों गुप्ताज एक अच्छी टीम के रूप में जिस विषय को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के युवा को कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उसको विकसित करें, कैसे उसको रोज़गार दिलाएं, कैसे उसकी प्लेसमेंट हो, इस काम में न केवल आप दोनों हैं बल्कि हमारे जो कौशल विकास कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, उसके वाइस चांसलर श्री राज नेहरू जी, इनकी भी उतनी भूमिका है। तो इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे डीसी साहब, सीपी साहब, सभी अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनवृंद और अन्य जगह पर भी जहाँ इस कार्यक्रम के लिए हमने व्यवस्था की है, हमारे युवा साथीगण भी बैठे इस सारी बातचीत को सुन रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ इस बात की कि आज हम एक व्यवस्थित ढंग से इस अपने कार्यक्रम को, कि अपने युवा को किस प्रकार हम रोजगार देने में आगे बढ़ा सकें, उसके लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए कार्यस्थल का जो इस रोजगार भवन का उद्घाटन किया है, और इसके सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लिए जैसे रोजगार पोर्टल है, जैसे कॉल सेंटर है, ये सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जो ये दिन छांटा है, एक विशेष दिन है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो ये दिन अपने आप में महत्व रखता है। वैसे तो हर वर्ष इस दिन को लेकर के हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहे हैं, आज भी ये करने का अवसर मिला है। एक अवसर होता है जिसको हमेशा यादगार के रूप में बनाया जाता है। इस अवसर पर साथ ही एक रून नदी का जो बड़ियाल निमवाड़ा संपर्क मार्ग पर एक पुल बनाया गया है। रून नदी की एक विशेषता है, वो शायद कटारिया जी शायद जानते होंगे। मैं जब उस इलाके में घूमता था, संगठन का काम करता था, तो उस समय देखता था कि वर्षा के दिनों में जैसे ही वर्षा का पानी, बरसाती नदी है वो, तो बरसाती नदी का पानी जैसे निकल जाता था, पानी कम हो जाता था, तो आसपास के गांव के लोग, महिलाएं, वो किनारे पर आकर के अपना तसला लेकर के पानी भर के उसमें कुछ छानते थे और छान करके झरना लगा करके देखते रहते थे। हम बड़े हैरान होते थे, ये क्या है। तो एक दिन मोटरसाइकिल रोक करके मैंने रून नदी पर खड़ा हुआ वाहन, यानी नारायणगढ़ से और कलाम के बीच में भी ये नदी वहाँ से निकलती है, तो मैंने उनसे पूछा भी क्या छांट रहे हो, मालूम है क्या था? सोना। उस नदी में सोना निकलता है, और ज़रूर उसका जो उद्गम स्थान है वो कहीं ना कहीं ऐसे इलाके में से निकल करके आता है जहाँ छोटी मोटी कोई स्वर्ण की खान होगी। अब उसको विकसित क्यों नहीं किया जा रहा है, हिमाचल के लोगों से हम पूछेंगे, क्योंकि हिमाचल से ही निकलती है वो नदी। तो एक बहुत बड़ा स्वर्ण का भंडार वहाँ मिल सकता है, और अगर वो स्वर्ण का भंडार मिल गया तो फिर उस नदी के बनने वाले पुलों के चाहे कितने करोड़ लग जाए वैसे ले लेंगे। तो उसकी एक विशेषता है। एक दिन मैं हेलीकॉप्टर पर रामलाल जी हम जा रहे थे, मैंने रामलाल जी को बताया रून नदी है, इसमें सोना निकलता है। कहने लगे फिर ऊपर क्यों जा रहे हैं, चलो तो एक ही। इसलिए उस रून नदी का जिक्र आया है। काफ़ी उसकी सुविधा हो जाएगी। हिमाचल के और हरियाणा के जो उस इलाके के लोगों का परस्पर आना जाना वो सब शुरू हो जाएगा। अब ये भवन हमने बनाया है और पंचकुला में बनाया है। जब कभी पंचकुला का विचार करते हैं हम तो लगता है कि
एक्सटेंडेड कैपिटल है हमारी ये। तो जितने भी निदेशालय हैं, अधिकतर निदेशालयों के भवन अब यहाँ पंचकुला में बन गए हैं। उसी में आज एक एडिशन और हुई है, 2 साल पहले इसका शिलान्यास किया था और आज उसकी एडिशन हुई है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर के रोज़गार के संबंध में जितनी भी बातें बताई गई हैं सारी प्राय आ गई हैं, उसको दोहराने का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। लेकिन हमारी एक आवश्यकता भी है, हमारा एक दायित्व भी है कि हरियाणा के युवा को हम कैसे रोज़गार में या स्वरोज़गार में कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेरोज़गारी ये तो आखिर किसी भी दृष्टि से हानिकारक की है। बेरोज़गार रहेगा तो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करेगा, उसका घर का परिवार की स्थिति खराब होगी, स्वयं भी आखिर अगर व्यक्ति आया तो उसको कोई काम चाहिए। तो इसलिए हम चाहे शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा के बाद केवल शिक्षित होकर के भी रोज़गार मिलता नहीं है। मोदी जी कहा करते थे कि अगर किसी युवक को हम पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम क्या हो, वो कहता मैं BA हूँ। तुम क्या हो? मैं MA हूँ। अरे BA नहीं, तुम काम के नाते से क्या हो? कहते काम के नाते और तो कुछ नहीं, मैं BA और MA हूँ। बोले BA और MA होने से काम नहीं मिलेगा। काम के नाते क्या हो तो इसका मतलब वो अच्छा कोई स्किलिंग सीखने वाला अगर वो व्यक्ति है, तो स्किल्ड अगर व्यक्ति है तो वो कहेगा मैं मिस्त्री हूँ, वो कहेगा मैं कोई इंजीनियर हूँ, वो कहेगा मैं कहीं ITI का जानने वाला व्यक्ति हूँ, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं कुछ जानता तो हूँ। वो पास करके विद्या ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन जानकारी इस नाते से जो उसकी तज्ञता होनी चाहिए वो उसमें नहीं होती है। उसी विचार को लेकर के जब आगे विषय आया, रोजगार मंत्रालय के साथ साथ केंद्र में एक कौशल प्रशिक्षण का एक अलग से मंत्रालय बना। रूडी जी उसके मंत्री थे उस समय। तो तब उनसे बातचीत की कि भी हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। उनका इसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया है, राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन। हरियाणा में भी स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाओ, वो भी हमने बनाया, लेकिन लगा कि उससे काम नहीं चलेगा। तभी विचार आया कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए। हमने जो श्री विश्वकर्मा स्किल और उसमें आइडेंटिफाई किए हमने लगभग 800 स्किल कोर्सेज। हालांकि वो केंद्र ने उपलब्ध कराए, लेकिन छोटे बड़े यानी व्यक्ति को जन्म से लेकर के और जब तक उसको 4 भाई उठा करके उसको अग्निदाह संस्कार नहीं करके आते, तब तक व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं होती हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की, वृद्ध की, बीमार की, रोजगार की, ये सारी चीज़ों में स्किलिंग की ज़रूरत है। तो उन स्किलिंग के कोर्सेज को न केवल यूनिवर्सिटी अपने पाठ्यक्रम में लेकर के आई है, बल्कि और जो बाकी संस्थान हैं उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग बना करके और बहुत से स्किलिंग के कोर्सेज औद्योगिक संस्थानों में भी शुरू किए हैं, ITIs में भी शुरू किए हैं, सब जगह। हालांकि शिक्षा की पहले कभी नहीं, हमारे यहाँ बहुत से ITIs, लगभग 700 से ऊपर ITIs हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के। और उन 700 को अगर देखें तो लाखों बच्चे वहाँ ITI ग्रहण करके निकलते हैं, लेकिन उनको सबको काम मिलता नहीं है अभी, क्योंकि उस प्रकार की सोच नहीं है कि काम कैसे प्राप्त करेगा। केवल ये उसमें प्रावधान करने चाहिए। कितने ही पॉलिटेक्निक हमने खोले, कितने ही बाद में बंद पड़े हैं अभी, क्योंकि पॉलिटेक्निक में भी प्रथा क्या हो गई कि हमने इनको सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेशन ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें स्किलिंग का कोई उसके अंदर उसको कोई लेवल उसका बढ़ा के नहीं बढ़ा। इसके लेवल, जैसे आपने कहा कि PN के भी 4 लेवल 4 का जो सीखा हुआ अगर कोई नौजवान है वो PN लगेगा, इसका मतलब उसको कुछ ऑफिस की मैनेजमेंट में 4 काम जो PN से अपेक्षित हैं वो किए जा सकते हैं। वो केवल 8वीं पास 10वीं पास है, भाई पढ़ाई की तो क्या ज़रूरत है, पानी पिलाना, फाइल रखनी है, ये करना वो करना, उसकी भी आवश्यकता है कि वो काम कैसे करना आना चाहिए। तो आज इसकी आवश्यकता है। तो हम लोग उस नाते से उसी में से विषय आया कि जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर ली, फिर भी निराशा उनके मन में, इतना पढ़ गए लिख गए, काम नहीं मिलता। अब काम नहीं मिलता तो उनके खर्चे भी, माँ बाप के ऊपर बोझ,
तब ये था कि भी 100 घंटे का काम उसको हम दे करके कम से कम 3 साल के लिए उसको एक प्रकार की सुविधा दी जाए कि वो अपने काम को आगे बढ़ करके कर सके। उसके लिए रोजगार नहीं है, सक्षम युवा योजना इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, वो तो एक स्पोर्ट है। उसको उस स्पोर्ट देने के लिए 100 घंटे 3 साल तक हम देते रहेंगे। और एज लिमिट तय कि हमने भी 35 साल तक ही रखेंगे ये, या 3 साल को ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद बाहर, 35 साल हो जाएंगे पूरे तो उसके बाद बाहर। अगर 3 साल में आप अपने रोजगार को लेने के लिए अपने हाथ पैर नहीं मारे, नहीं कर सके कुछ भी, तो सारी उम्र तो उस 100 घंटे के काम पर नहीं चल सकते उसके भी। फिर वो कहीं और काम करेगा, छोटा करेगा, बड़ा करेगा। बहुत से लोगों ने यूनियंस बना ली सक्षम की कि सक्षम यूनियन हमको रोजगार पक्का करो हमारा। उन्होंने कहा ये रोजगार पक्के का विषय नहीं है कि योजना है, हेल्प की है, लेनी हो तो लो, नहीं तो आज ही बंद कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने बंद करना बंद कर दिया। तो इसलिए सक्षम का अर्थ ये है कि हम उन 3 सालों में उसकी स्किलिंग करा के, ट्रेनिंग करा के, और कई बार उन लोगों को जानकारियाँ नहीं होती तो जानकारियाँ देकर, अब उसके लिए सारे पोर्टल बनाए गए रोजगार पोर्टल में, आखिर हर ऐसे युवा को जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उनको देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से आप रोजगार लेने के लिए यहाँ उपलब्ध है, वहाँ जाओ। बहुत सी जानकारियाँ उनको मिलती नहीं, इसलिए वो रोजगार नहीं ले पाते। बेचारा गांव का विद्यार्थी है, बैठा है अपने घर में, उसको पता नहीं लगता। तो ऐसे एक नेटवर्किंग इन सारे पोर्टल्स के माध्यम से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हो, सक्षम युवा का हो, या हमारे शिक्षण संस्थान हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक हैं, हायर एजुकेशन के स्थान हैं, वहाँ से सबसे उनको संपर्क में रखा जाए। तो ये सारी योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस रोजगार पोर्टल के माध्यम से भी एक प्लेसमेंट सेल भी सक्षम युवा स्कीम में ये बनाया गया है ना। हाँ, तो उस प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हम उसको कहाँ जोड़ा जा सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जोड़ा जा सकता है, उसको भी हम करें। एक विषय मैंने बीच में ऐसे ही टिप्पणी कर दी थी कि अभी नौजवान की इच्छा क्या रहती है, सरकारी नौकरी, चाहे DC नौकरी दिला दो, प्राइवेट नौकरी में वो जाता नहीं है। उसका मजबूरी में जाएगा, लेकिन उसका भी आकर्षण उधर नहीं है, आकर्षण सरकारी नौकरी में। तो कोई ना कोई स्कीम ऐसी हमको बनानी पड़ेगी जिसमें उसका आकर्षण दोनों में बराबर बने। बल्कि अगर ये स्थिति आ जाए कि सरकारी नौकरी से तो प्राइवेट ही अच्छी है, ये कैसे हो सकता है, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। वरना इसमें से जो मजबूरी में वो प्राइवेट जाता है और खुशी से सरकारी में जाता है, तो सरकारी में आने के कुछ ऐसे कारण भी हैं जिसका उल्लेख यहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस रास्ते को भी बंद करना पड़ेगा। वो जो कहता है ना कि मैं 8-9 हज़ार रुपये की DC रेट में लग जाऊंगा, प्राइवेट 12-15 हज़ार में भी नहीं जाऊंगा, इसका पीछे का भी हम समझते हैं उसका कारण। वो भी हमको उसका लालच खत्म करना पड़ेगा, उसके सिस्टम बनाने पड़ेंगे, वो रास्ते भी बंद करने पड़ेंगे कि नौकरी का पैसा है तो फिर नौकरी का पैसा ही मिलेगा और कुछ नहीं। ये जो और आकर्षण बढ़ते हैं ना सरकारी नौकरी में, वो भी बड़े घातक हैं। इसलिए कुछ ना कुछ विचार करेंगे। और उसमें आपने जो बताया ठीक बात है कि स्किलिंग के प्रति आकर्षण जितना बढ़ेगा उतना ही वो प्राइवेट नौकरी तक जाएगा। आज वैसे भी कौशल दिवस है, तो कौशल दिवस के नाते से हमको ये सारी बातें विचार करनी चाहिए। अपने आप में देखा जाए तो जो युवा होता है ना, युवा की आयु यही अपने आप में कुशलता है, क्योंकि उसके अंदर एक उत्साह होता है। आयु के कारण से वो युवा है ऐसा नहीं है, वो उस मन के उत्साह के कारण से युवा है। कुछ करने की उसकी एक लालसा होती है, क्षमता होती है। तो उस कुशलता के प्रति उसको एक जागृत करना चाहिए भी युवा है तो कुछ करो, करने का कुछ संकल्प लो। कौशल तो वैसे कोई पढ़ाई से कौशल नहीं आता है, सिखलाई से कौशल नहीं आता है। कौशल के प्रति एक श्रद्धा का भाव भी चाहिए। वैसे तो हम विश्वकर्मा दिवस के नाते से कौशल को पूजते हैं, कौशल को ही पूजते हैं ना। हम अपने छोटे मोटे जो हथियार होते हैं, कारीगर वो रखता है, उसकी पूजा करता है, उसके मन में एक भाव आता है कि इस हथियारों के माध्यम से मुझे जो कुशलता मिली है, उस कुशलता के प्रति पूजा का भाव वो करता है। और ये कौशल ही है जो दुनिया को जीरो से लेकर के यहाँ तक लेकर के आया है। यानी कभी मिट्टी से कौशल शुरू हुआ था। जब आदि काल में जब मनुष्य रहा होगा जिसके पास कुछ नहीं था, तो उसने मिट्टी से सब काम शुरू किए थे, फिर मेटल से शुरू किए, फिर बढ़ते बढ़ते उसको ये सारे वरदान प्राप्त होते गए कि वो सारी चीज़ आज दुनिया में जो बनती है वो कौशल से ही बनी है। अगर आज इस भवन की भी हम विचार करें कि उस कौशल के कारण से ही बना है, कौशल ना हो तो इतने बढ़िया भवन ये सब बन नहीं सकते हैं। तो इस नाते से हम हर एक चीज़ का एक जिसको कहना चाहिए सम्यक विचार ये करना चाहिए।
उसकी पढ़ाई, उसका कौशल, उसका रोज़गार, और कोई भी व्यक्ति खाली न रहे। अब खाली न रहे इसके लिए अभी तक तो क्या है, हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं, उसको आकर्षित करते हैं कि आओ इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को दर्ज कराओ, अपनी डिमांड ये रखो, आवश्यकता हम पूरी करेंगे। मेरे ख्याल लगभग 8 लाख लोगों तक हमारी अप्रोच अभी तक है हमारे सारे सिस्टम में। लेकिन अगर हम देखें तो 15 साल से लेकर के 35 साल तक का युवा, इसकी संख्या कितनी होगी? 40-45 ज़्यादा होगी। देखिए, हाँ, आज स्कूल के जो विद्यार्थी हैं आपके, वो यानी छठी से लेकर के और 12वीं तक, ये 22 लाख हैं। छठी से 12वीं 22 लाख, वो भी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट के अलग हैं। अगर आप पहली से लेकर के और 12वीं तक, यानी कितने साल हो जाते हैं? 12 साल। तो 12 साल के गैप में सरकारी स्कूलों में ही 30 लाख हैं और 35 लाख प्राइवेट में हैं। पहली से 12वीं 23 लाख। हाँ, तो वो पहली से 12वीं कर रहा हूँ भाई। नहीं, सरकारी में ज़्यादा होंगे। जब उन्होंने पौधारोपण का कार्यक्रम किया था, मुझे ध्यान है, छठी से लेकर के और 12वीं तक वो 22 लाख थे। पहली से 12वीं 30 लाख विद्यार्थी है आपका सरकारी स्कूलों में और 35 लाख है आपका प्राइवेट स्कूलों में। पहली से 12वीं कुल 65 लाख हैं। आप इस आंकड़े को एक बार और कंफर्म कर लेंगे। 65 लाख अगर 12 साल के हो सकते हैं तो 15 साल से और 35 साल तक 20 साल के, ये संख्या कम से कम आपकी 90 लाख होगी। अब इस 90 लाख में सिर्फ 8 ही लाख बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं है, ऐसा थोड़ी है, बहुत बड़ी संख्या होगी। इसके लिए एक और प्रावधान हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं। और परिवार पहचान पत्र में आपको एग्जैक्ट संख्या, क्योंकि यानी 2.5-3 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या होगी, 0 से लेके और अप टू द फुल फ्लेज ऑफ द लाइफ जिसको कहना चाहिए, अब हायर एज उसकी कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्ट डाटा हम उस परिवार पहचान पत्र में लाएंगे। और फिर योजना ये है कि हर विभाग को जो उसका टारगेट ग्रुप है उसका डाटा उसको देंगे। यानी रोजगार कार्यालय का अगर डाटा टारगेट ग्रुप है तो वो है 15 साल से 35 साल तक। ठीक है, रोजगार 18 साल के बाद ही लेगा, लेकिन 15 से 18 तक की उसकी तैयारी के लिए उसका कौशल विकास कराना, बाकी सब कराना, ये टारगेट भी उन्हीं को देना पड़ेगा। तो इस टारगेट ग्रुप को फिर जितनों को काम मिल गया ठीक, जो रह गए उनके पास हमें जा करके और अप्रोच करके देखना पड़ेगा, भी तुम क्या करते हो, खाली क्यों बैठे हो। इस लेवल तक हम कैसे आ सकते हैं, हमारी सारी व्यवस्था इस ढंग से बननी चाहिए। हरियाणा का एक भी नौजवान ये ना कहे कि मैं खाली हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, हमने एक 75% का भी प्रावधान, लीगल प्रावधान किया है। हम ये भी चाहते हैं कि कुछ इंडस्ट्री, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा भी हरियाणा के लोगों को अगर रोजगार देंगे तो हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, हम उनमें कंपटीशन डालेंगे। तो इससे ज़्यादा कैसे कर सकते हो बताओ? कोई 80% करेगा, कोई 85 करेगा, 90 करेगा, 95 करेगा। और छोटा संस्थान कोई भी कह सकता है, 25-30 लोगों का संस्थान, कि मैं तो 100% हरियाणा के लोग हैं मेरे पास। वो है स्वाभाविक, छोटे छोटे तो होंगे भी। ये अगर डिफरेंस मिलेगा तो बड़े जो संस्थान है उनमें मिल सकता है कि उनके 10-20-25% बाहर के लोग आएंगे, करेंगे, कुछ भी होगा। तो ऐसी सारी व्यवस्था हरियाणा के नौजवान के लिए करें। सब व्यवस्थाओं का एक कोऑर्डिनेटेड एक सिस्टम हमारा बने। जैसे कहते हैं ना, कर्म सु कौशलम, योग के साथ लगाया, मैं उसको युवा के साथ लगाता हूँ। युवा कर्म सु कौशलम, हमारा युवा कर्म से कौशल बने, इसका ध्यान रखें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने काफ़ी हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं दोनों विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो आपकी सोच आज आपने रखी है और तमाम जो उपस्थित जो हमारे अतिथिगण हैं, जो सोच रखी गई है, उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं अनुरोध करूंगा, जो आप लोगों ने यहाँ पे हमें समय दिया उसके लिए स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। विभाग के लोग क्यों नहीं देते? सर, विभाग आपका ही है सर। साथ में इसके बाद मैं माननीय
एसीएस साहब जो हमारे श्रीमान टीसी गुप्ता जी, उनसे अनुरोध करूंगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो विभाग के मंत्री भी हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसके बाद माननीय गुप्ता जी से अनुरोध जो हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी हैं उनको भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। थैंक यू। इसके बाद माननीय स्पीकर साहब को, माननीय कौशल विकास मंत्री जी को, भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अंत में हमारे विभाग से संबद्ध जो SVSU स्किल यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर और हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के मिशन निदेशक श्रीमान राज नेहरू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव हमारे बीच में रखें। श्री मनोहर लाल जी, हमारी युवाओं को प्रेरणा देने वाले श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रतनलाल कटारिया जी MOS भारत सरकार, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे आदरणीय स्पीकर, श्री मूलचंद शर्मा जी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, श्री अनूप दानक जी हमारे रोजगार मंत्री, बंतो देवी जी, राकेश गुप्ता जी और प्रशासनिक अनुभव के धनी श्री TC गुप्ता जी, जिनके अनुभव से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाकर आज इतनी गति प्रदान की है उसमें उनका बहुत योगदान रहा है। उनका भी नाम लेना चाहूँगा तथा इस सभागार में बैठे डिपार्टमेंट के सारे कर्मचारीगण। एक बहुत ज़रूरी बात है कि दुनिया में जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है उस बदलाव के साथ साथ नया कौशल और नए प्रकार की कुशलता हर काम में होने की आवश्यकता है और अगर हम नया कौशल और नई कुशलता के साथ काम नहीं करेंगे तो समय के साथ हम लोग आउटडेटेड हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी चुनौती जो स्टेट में देश में है वो है कि जो कौशल प्रदान करते हैं लोग उनको रोज़गार से जोड़ना, कंपनीज के साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज रोज़गार पोर्टल का खुलना अपने में एक बहुत ऐतिहासिक पहल है जहाँ पे जो शिक्षित या कुशलता प्रदान किए हुए युवा हैं उनको कंपनीज के साथ, जॉब्स के साथ जोड़ा जाएगा। ये अपने में एक बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए आपके विजन का और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के विजन का हार्दिक धन्यवाद करते हैं तथा इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए भी आप लोगों का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपके समक्ष एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखना चाहूँगा सर कि 2019 की जो इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है उस 2019 की इंडिया स्किल रिपोर्ट में हरियाणा 10% यानी 37% से 47% पर एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स में आगे बढ़ा है। ये पिछले 2014 में 33% पे था और 2019 में 47% है और इसका श्रेय जाता है जिस प्रकार का इकोसिस्टम हरियाणा के अंदर स्किलिंग और शिक्षा का डेवलप किया गया है पिछले 5-6 साल में, उसको ये पूरा श्रेय जाता है। पिछले वर्ष 2019 में भी हरियाणा की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार चलाती है, हरियाणा नंबर 1 पे रहा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाने में। अतः इस प्रकार के जो कार्यक्रम हमने यहाँ शुरू किए हैं जिसमें सक्षम के बारे में आज बताया गया, मैं बताना चाहूँगा इस समय हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन ने करीब 5624 सक्षम युवाओं को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग्स में एनरोल किया है जिसमें अभी 1700 बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं और इनमें 1600 से भी ज़्यादा जॉब रोल्स के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है। कुछ बच्चों के बैचेस आपने हरियाणा से बेंगलोर भी यहाँ भेजे थे जिन्होंने एविएशन इंडस्ट्री के अंदर और एविएशन डिज़ाइन में नई एनरोलमेंट्स ली हैं बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स और फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज में भी हमारे सक्षम के युवा एडमिशन्स ले रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं श्री
टीसी गुप्ता जी का तथा एसीएस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसडीआईटी डिपार्टमेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हमारे एसडीआईटी विभाग के हैं तथा एम्प्लॉयमेंट विभाग के हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो विभिन्न राज्यों से हमारे पार्टनर्स आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। डेल फाउंडेशन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और लगातार अपना योगदान देते आए हैं, तथा उन सारे सक्षम युवाओं का, अप्रेंटिसेस का और उन सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस सक्षम योजना को सफल बनाया और आज देश में सक्षम कार्यक्रम के बारे में हर कोई बात चर्चा करता है। अंत में एक बार पुनः आपके विजन का और आपके सपोर्ट का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर।